हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, पहले भी मैं इसके बारे में कुछ बता चुका हूँ भारतीय वित्तीय व्यवस्था को लेकर के। उसी क्रम में एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें मैं बात करूँगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तरह विकास हुआ। उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो देश में अंग्रेज़ों के आने के पूर्व यहाँ पर कौन सी व्यवस्था चलती थी? महाजन हुए या साहूकार हुए या जमींदार हुए, अपने जो संबंधित जनता होती थी, जो भी ज़रूरत का आदमी होता था, उसको पैसे देते थे और उसको वापस में सूद के हिसाब से लेते थे, जिससे जो एक प्रणाली पुरातन चली आई थी उसी हिसाब से। अंग्रेज़ों के आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था में एक नई क्रांति आई। उन्होंने एक विशेष रूप से कार्य करना शुरू किया। फिर जब अंग्रेज़ यूरोपीय कंपनी भारत में आई तो उन्होंने सर्वप्रथम यूरोपीय पद्धति पर आधारित प्रथम बैंक खोला। कौन सा बैंक खोला? बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सन 1970 में कलकत्ता में खोला गया। उसके बाद 1800 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप 1800 में इंग्लैंड में क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति। इसके परिणाम स्वरूप 1813 में कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया भारत में। पहले यह होता था कि यह व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, लेकिन अब जब यहाँ पे यूरोप में यह वो आई, औद्योगिक क्रांति आई, उसके परिणाम स्वरूप 1813 में क्या हुआ? कंपनी का एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। अब जब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए कार्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, 3 बैंकों का स्थापना हुई। उसके बाद 1921 में 1921 में तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कर दी गई। तीनों बैंकों को मर्ज किया गया कब? 1921 में। 1921 में तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे 1860 में एक संयुक्त पूंजी अधिनियम के तहत बैंकों की स्थापना सीमित देयता के आधार पर तय कर दी जाने लगी। फिर क्या इसी के आधार पर क्या हुआ? इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया 1865 में खुला। फिर 1914 फिर अवध कमर्शियल बैंक 1881 में खुला। फिर पंजाब नेशनल बैंक 1894 और पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901 में खुला। कौन कौन से बैंक खुले? इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी खुला और पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया ये खुला। 4 बैंकों की स्थापना हुई। फिर देखेंगे, बात करेंगे 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? बैंकों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और फिर 1929 से 30 तक आर्थिक मंदी आ गई, जिसके कारण बैंकों के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर इसी की वजह से एक बात आई, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई 1930 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1930 में हुई, इसका गठन हुआ। इसने सुझाव दिया कि व्यापक बैंकिंग एक्ट है। उसी के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट, 1934 का आरबीआई एक्ट आया और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई की क्रियान्वयन शुरू हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 1 जनवरी 1949 मतलब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए और भी अधिक शक्तियां प्रदान की गई आरबीआई को। आरबीआई की जब स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी के स्थान पर हुई थी और जो इसका मुख्यालय था वो मुंबई है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। नेक्स्ट देखेंगे 1 जुलाई 1955 जो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था, 3 बैंकों को जोड़कर, बंगाल, मद्रास, बम्बई को जोड़ करके जो बना था वो इंपीरियल बैंक 1921 में, उसका 1955 में नाम बदल दिया गया और रख दिया गया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ इसके 8 सहायक बैंक थे। कितने? 8 सहायक बैंक थे। 8 सहायक बैंकों में 2 बैंक इंदौर और जो सौराष्ट्र है वो बाद में इसमें विलय कर दिया गया। बाकी बचे 5 बैंक अभी मैंने बताया था कि 5 बैंक, एक महिला बैंक का विलय हो गया है, जिसकी वजह से जो एसबीआई है वो वर्ल्ड के टॉप 50 में इंक्लूड हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे 19 जुलाई 1969, ये वही डेट है जिसमें 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
इसके बाद देखेंगे आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। जैसे ही आरबीआई बना उस समय कौन बना, ऑसबोर्न स्मिथ। उसके बाद जो बने आज़ादी के बाद बने या आज़ादी के समय बने, वो उनका नाम था सीडी देशमुख। ये बने तो पहले थे लेकिन देश आज़ाद तक तब भी ये रहे, इसलिए इनका नाम देश आज़ादी के बाद भी अगर कोई पूछे गवर्नर कौन था तो कौन था, आज़ादी के बाद सीडी देशमुख थे। 1943 से 49 के बीच में इनका जो है कार्यकाल रहा है। अच्छा, वर्तमान समय में 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट देखेंगे करेंसी। करेंसी की जो छपाई होती है, करेंसी नोट की छपाई होती है, उसके कारखाने पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, कौन सा कारखाना है। तो देवास में कारखाना है जो एमपी में है, नासिक में है महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक के मैसूर में है, और सालाबोनी कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। 4 जगह नोटों की छपाई के कार्य होते हैं। और टकसाल का मतलब ये होता है कि सिक्के जो छपाई होती है, सिक्के जो ढाले जाते हैं, वो कहाँ डाले जाते हैं, तो वो सिक्के डाले जाते हैं। एक तो मुंबई, इसकी स्थापना 1830 में हुई थी, सबसे पहले यही हुआ था मुंबई का। फिर हैदराबाद 1903 में टकसाल यहाँ पे लगी, और 1950 में कोलकाता में लगी, और नोएडा में सबसे लेटेस्ट लगी 1989 में। नेक्स्ट एक योजना आई थी, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना इसलिए आई थी, बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है, कि मुद्रा योजना जो थी तो 8 अप्रैल 2015 को आई। और इसमें जो इसका एम था, इसमें का एम जो था वो था कि माइक्रो और स्मॉल मतलब लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना, और विशेषकर किसके सहयोग देना, एससी और एसटी को प्राथमिकता देने की बात कही गई। स्टॉक एक्सचेंज एनएसई शेरवानी समिति की अनुशंसा पर 1991 में आईडीबीआई द्वारा, आईडीबीआई की देखरेख में इसकी स्थापना की गई। ये 1992 से कार्यप्रणाली में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, इसी के अंतर्गत सब कार्य होते थे। नेक्स्ट देखेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या काम था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम था कि जो शेयर मार्केट पर जो धांधली होती हैं, जो घपले होते हैं, उन पर नियंत्रण रखना, उनको अपनी देखरेख में सारे कार्य करवाना, उन पर नियंत्रण स्थापित रखना सरकार का। तो इसका जो शुरुआत में जब इसकी स्थापना की गई, इसकी सेबी की, तो इतना ये संवैधानिक नहीं था। फिर जब 30 जनवरी 1992 में एक अध्यादेश द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। फिर बात करेंगे हम कि क्या इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, एक दिल्ली में और एक चेन्नई में है, 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, वही आईडीबीआई जिसने जो है एनएससी की स्थापना की थी। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 1964 में एस्टेब्लिश हुई, 1954 में इसका स्थापना हुई, और 1976 में सरकार के अधीन हो गई, क्योंकि इससे पहले क्षेत्र तक आरबीआई की एक अनुषंगिक बैंक थी, आरबीआई के लिए कार्य करती थी। लेकिन 1976 में इस पर सरकार का नियंत्रण हो गया और सरकार के अधीन ये कंपनी हो गई, ये आईडीबीआई हो गया। फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी कहते हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना होती है। छोटे पैमाने पर जो उद्योग होते हैं उनमें यह सहायता करती है उनको स्थापित करने में, और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ है। ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। 1 जनवरी 1982 में इसे स्थापित किया गया था। पूर्व में यह कार्य जो करता था, ये जो कार्य करता था वो आईडीबीआई करता था। उसके बाद इसकी स्थापना की, उसके बाद से इसको कार्य सौंप दिया गया। फिर बात करेंगे नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए शीर्ष संस्था है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की शीर्ष संस्था है। इसकी अनुशंसा की थी शिवरामन समिति ने अनुशंसा की थी, उसी के आधार पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना कर दी गई। इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और समिति का नाम याद रखिएगा शिवरमन समिति।